हेलो हाय वेलकम नमस्ते, मेरा नाम ऋतिक और आज हम फिर से बात करने वाले हैं एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के ऊपर। तो ये वीडियो सेमेस्टर 3 के उन बच्चों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाली है जिनके पास सब्जेक्ट है फिजिकल पॉलिसी एंड पब्लिक फाइनेंस इन इंडिया। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और आज हम फिर से बात करेंगे लेसन नंबर 3 के एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के बारे में। तो लेसन नंबर 3 का इंट्रोडक्शन मैं ऑलरेडी करवा चुका हूँ प्रीवियस वीडियो में, जिसने तक वो वीडियो ना देखी हो पहले जाके वो वाली वीडियो जरूर देख लेना। अब जो हम बात करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं एक और मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट के। पहले समझते हैं लेसन नंबर 3 था क्या। लेसन नंबर 3 जो है वो है यूनियन बजट यानी कि जेंडर एंड एनवायरनमेंट के बारे में। जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट क्या होता है इसको मैं समझा चुका हूं प्रीवियस वीडियो में। आज हम इसी टॉपिक को थोड़ा सा और डीप में पढ़ने वाले हैं, यानी कि जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट को हम थोड़ा सा और अच्छे से पढ़ने वाले हैं। और इस कंप्लीट सीरीज के नोट्स भी ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुके हैं विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पीडीएफ। जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पर जाए 9667836336 में व्हाट्सएप करके नोट्स भी ले सकते हैं। अब हम चालू करते हैं कंसेप्ट। तो यहाँ पे है क्या, द इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ जेंडर बजटिंग। जब हम जेंडर बजटिंग करते हैं तो उसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं वो डिस्कस करना हम चालू करेंगे। अब देखो जब हम जेंडर बजटिंग की बात करते हैं तो यानी कि हम यहाँ पे कहीं ना कहीं बजट के अंदर हर एक जेंडर को इक्वालिटी देने की कोशिश करते हैं, चाहे वो हमारे मेंस हो चाहे वो वुमेन हो, है ना, सॉरी मेंस बोल रहा हूँ, मैन हो चाहे वो वुमेन हो, है ना, क्योंकि यहाँ पे एक इंग्लिश का रूल लगता है, मैन के आगे मेंस नहीं लगाते, हम MEN कर देते हैं, है ना, वो आप लोगों ने पढ़ रखा हुआ इंग्लिश में, ठीक है, वो थोड़ा सा जुबान फिसल गई थी मेरी। हाँ, तो मैन हो चाहे वो वुमेन हो उनको इक्वालिटी देने की कोशिश करते हैं, है ना, जब बजट के अंदर, यानी कि इक्वल रिसोर्स एलोकेट करने की कोशिश करते हैं दोनों जेंडर्स के बीच में, ताकि हम जो है वो कहीं ना कहीं इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग बना सकें अपनी कंट्री को, ठीक है, एलोकेट करते हैं अच्छे से रिसोर्सेज को। अब वो कैसे करते हैं वो चीज़ें समझते हैं और ऐसी कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इन चीज़ों का ध्यान रखती है। तो शुरू करते हैं पढ़ना। तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक फाइनेंस, जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट है पब्लिक फाइनेंस का, एंड पॉलिसी द रिसर्च आर्म ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, यानी कि जो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है जिसको हम क्या बोलते हैं MOF, डेवलप्ड एनालिटिकल मैट्रिसेस। इन्होंने बहुत सारी एनालिटिकल मैट्रिसेस बना रखी हैं, इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म्स बना रखे हैं एंड मेथोडोलॉजी टू कन्वर्ट जेंडर कमिटमेंट्स, ताकि जो है ना जेंडर कमिटमेंट्स को फुलफिल किया जा सके। यानी कि जेंडर से जो भी वादे किए हैं, जो भी कमिटमेंट करी है कि हम आपको ये रिसोर्सेज प्रोवाइड करेंगे, तो वो उन्हें प्रोवाइड किए जाने चाहिए, चाहे वो मैन हो चाहे वो वुमेन हो। कमिटमेंट्स इनटू बजटरी कमिटमेंट्स इन इंडिया 2005 और 6, मार्किंग ऑफ द स्टार्ट ऑफ GRB। अब यहाँ से जो है ना कहीं ना कहीं हमारी GRB स्टार्ट हो गई थी। GRB यानी कि जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट एज अ फिजिकल इनोवेशन। ये हमारे पास क्या था, एक फिजिकल इनोवेशन था। फिजिकल इनोवेशन यानी कि जहाँ पे हमने पहली बार फाइनेंस में कहीं ना कहीं जेंडर की इक्वालिटी देखने की कोशिश करी थी, यानी कि हमने कहीं ना कहीं फाइनेंस में जेंडर, दोनों जेंडर्स को, चाहे वो मैन हो वुमेन हो, दोनों को हमने इक्वालिटी देने की कोशिश की थी। सिंस देन द MOF यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस हैज बीन रिक्वायर्ड बाय फंड कॉल सर्कुलेशंस टू प्रोवाइड जेंडर बजट स्टेटमेंट। अब इन्हें बोला क्या गया कि हमें जो क्या देना पड़ेगा, जेंडर बजट स्टेटमेंट्स देने पड़ेंगे कि किस जेंडर पे कितना रिसोर्स जो है वो एलोकेट किया गया है विद द यूनियन बजट ईच ईयर। यूनियन बजट तो आता ही है कि जहां पे हम ये सब डिटरमाइन करते हैं। आप सबको पता है कि 1 फेब को जो है हमारी कंट्री का बजट लॉन्च हो जाता है आने वाले फाइनेंशियल ईयर का, जहां पे गवर्नमेंट ये शो करती है कि कौन सा पैसा किस किस सेक्टर में खर्च होगा, स्टेट्स को कितना पैसा मिलेगा, ग्राम पंचायत को कितने पैसा मिलेगा, सब कुछ वहां पे डिटरमाइन होता है। साथ साथ अब ये एक नया कंसेप्ट और इंट्रोड्यूस हो गया था कि किस जेंडर पे कितना पैसा खर्च किया जाएगा, या फिर गवर्नमेंट जो है वो जेंडर इनइक्वालिटी को खत्म करने के लिए कितना कितना पैसा खर्च करने वाली है, कौन कौन सी स्कीम्स लॉन्च करने वाली है, वो सब कहीं ना कहीं मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऊपर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास होता है। अब देखते हैं इसके पॉइंट्स की बेनिफिट्स क्या हैं। हमने ये तो बात कर ली, इकोनॉमिक बेनिफिट्स क्या हैं वो डिस्कस करते हैं। पहला क्या होगा, इंक्रीज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब ये इंक्रीज्ड इकोनॉमिक ग्रोथ क्या है वो समझते हैं। तो व्हेन वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैव ग्रेटर एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज, अगर जो वुमेन है और जो हमारी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उनके पास क्या होगा, ग्रेटर एक्सेस होगा अपॉर्चुनिटीज का, तो वो कहीं ना कहीं अपने लाइफस्टाइल को सुधार सकती है, अपना लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड राइज कर सकते हैं।
करते हैं। यही नहीं, रिसोर्सेज का भी डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर होना चाहिए। इट स्टिमुलेट्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज एंड बूस्ट जीडीपी। इस तरीके से क्या होगा, कहीं ना कहीं इकोनॉमिक एक्टिविटीज में जिसमें सिर्फ और सिर्फ मेन पार्ट लेते थे, अब वहां पे वुमेन का पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज होगा, यानी कि फीमेल्स का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होगा। और अगर फीमेल का पार्टिसिपेशन इंक्रीज होता है तो उससे क्या होगी, हम जो है वो इकोनॉमिकली बूस्ट कर पाएंगे। तो ये तो हो गया हमारा पहला पॉइंट। अब समझते हैं दूसरा पॉइंट। अब ये दूसरा पॉइंट क्या है वो डिस्कस करते हैं। इम्प्रूव्ड एलोकेशन ऑफ पब्लिक फंड्स। यहाँ पे हम बात करें इम्प्रूव्ड एलोकेशन, वो भी किसके, पब्लिक फंड्स के, ठीक है। यानी कि हम जो है कहीं ना कहीं कैसे पब्लिक फंड को यहाँ पे अच्छे से एलोकेट कर सकते हैं, इम्प्रूवली एलोकेट कर सकते हैं। 1 मिनट वेट करना, फिर डिस्कस करते हैं इस पॉइंट को थोड़ा डीप में। चलो फिर हम डिस्कस करते हैं क्या कंसेप्ट। हाँ, तो कंसेप्ट क्या था हमारे पास, इम्प्रूव्ड एलोकेशन ऑफ पब्लिक फंड्स। कि जो पब्लिक फंड्स यानी कि गवर्नमेंट का जो रिसोर्स है, जिसको हम बजट बोलते हैं, वो जो है वो कहीं ना कहीं अच्छे तरीके से खर्च होना चाहिए, उसका एलोकेशन प्रॉपर तरीके से होना चाहिए। अब कैसे होगा वो समझते हैं। जेंडर बजटिंग हेल्प्स आइडेंटिफाई हाउ पब्लिक फंड्स आर डिस्ट्रीब्यूटेड। जो जेंडर बजटिंग होता है वो हेल्प करता है आइडेंटिफाई करने में कि पब्लिक फंड जो है वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया है बिटवीन मेन एंड वुमेन, बॉयज एंड गर्ल्स। दिस कैन रिवील इनइक्वालिटीज एंड इनएफिशिएंसीज, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं या तो इनइक्वालिटी रिवील होगी या इनएफिशिएंसी रिवील होगी। यानी कि अगर मान लो कि प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है रिसोर्स का, बजट का, इनकम का, इसका मतलब क्या है, कहीं ना कहीं इनइक्वालिटीज है, इनएफिशिएंसी है एलोकेशन में। अलाउइंग फंड्स टू बी रीएलोकेटेड, जो फंड्स हैं अलाउइंग फंड्स टू बी रीएलोकेटेड, की रीएलोकेटेड भी होना चाहिए टू प्रोग्राम्स बेनिफिटिंग marginalized that results are budgets that more effectively meet the needs of all citizens। ये कहीं ना कहीं ये शो करता है कि जो बजट्स है जो वो है वो मोर इफेक्टिवली मीट हुए हैं और नीड्स ऑफ ऑल सिटीजन्स, और उसको खर्च भी किया गया है हर एक सिटीजन्स की नीड के अकॉर्डिंग। तो ये हो गया हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो ये हमारे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गए। अब तीसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, वो क्या है, वो है रिड्यूस्ड पॉवर्टी एंड इनकम इनइक्वालिटी। अब ये रिड्यूस पॉवर्टी और इनकम इनइक्वालिटी क्या है वो डिस्कस हम यहाँ पे कर लेते हैं। बात किसकी है कि गरीबी कम करनी है और इनकम की इनइक्वालिटी भी कम करनी है। हम सब एक चीज़ जानते हैं कि पॉवर्टी का एक बहुत बड़ा और बहुत मेन रीजन होता है इनइक्वालिटी। क्योंकि पॉवर्टी कब होती है, 2 तरीकों की वजह से, या तो पूरी कंट्री में इकोनॉमिक डिप्रेशन चल रहा है, जैसे हम इंडिया की बात करते हैं, इंडिया इतना भी गरीब नहीं है, लेकिन अगर हम यहाँ पे इंडिया की इनकम डिस्ट्रीब्यूशन या फिर वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं तो 90% रिसोर्सेज सिर्फ 10% लोगों के पास है, और जो बाकी बचे हुए 10% रिसोर्सेज हैं उस पर 90% लोग सर्वाइव कर रहे हैं। इसको हम बोलते हैं इनकम इनइक्वालिटी। तो कहीं ना कहीं हम इसके जरिए जो है ना इनकम इनइक्वालिटी और पॉवर्टी को दूर कर सकते हैं। तो जेंडर बजटिंग एम्स टू डिस्ट्रीब्यूट पब्लिक रिसोर्सेज। इनका मेन एम क्या होता है कि हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पब्लिक रिसोर्सेज को एंड सर्विसेज को मोर फेयरली, एक अच्छे तरीके से बिटवीन डिफरेंट ग्रुप्स के बीच में, चाहे वो अमीर गरीब हो यानी कि रिच और पुअर सेक्टर हो या फिर मैन वुमेन हो। तो दिस कैन हेल्प लिफ्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। इस तरीके से कहीं ना कहीं हम जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हैं उनको भी क्या कर सकते हैं, यहाँ पे एक तरह से उनकी हेल्प कर सकते हैं आउट ऑफ पॉवर्टी से बाहर आने में, बाय फंडिंग प्रोग्राम्स, बहुत से प्रोग्राम्स को फंड करके, दैट इंक्रीज एक्सेस टू हेल्थ केयर, जिसके जरिए वो कहीं ना कहीं हेल्थ केयर की तरफ एक्सेस ले सकते हैं, एजुकेशन की तरफ उन्हें जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलेगी एंड फाइनेंशियल सर्विसेज भी मिलेंगी। ये लास्ट लाइन सबको दिखनी रही होगी, इसलिए मैं सब पढ़ रहा हूँ, बाद में आखिरी में दिखा दूंगा कि क्या लिखा हुआ था ये, ठीक है। वैसे बता रहा हूँ कि जैसे ही गवर्नमेंट जो है एक प्रॉपर तरीके से रिसोर्सेज को, इनकम को, बजट को एलोकेट करेगी, तो इससे होगा क्या, जो भी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है या फिर जो भी लोग पॉवर्टी से गरीबी से जूझ रहे हैं उन्हें कुछ बेनिफिट मिल जाएंगे, बहुत सी अपॉर्चुनिटीज मिल जाएगी, चाहे वो जॉब अपॉर्चुनिटीज हो, एजुकेशन की अपॉर्चुनिटीज हो या फिर हेल्थ केयर हो और फाइनेंशियल सर्विसेज हो, ये सब कहीं ना कहीं उन्हें अवेलेबल हो जाएगा अगर हम रिसोर्सेज को प्रॉपर तरीके से एलोकेट करते हैं। तो ओवर टाइम दिस नैरोज द इनकम गैप इन सोसाइटी, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं जो इनकम गैप है सोसाइटी के बीच में वो भी क्या हो जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा या फिर कम किया जा सकता है। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आए।
इसके अलावा फोर्थ पॉइंट बाकी है। फोर्थ पॉइंट क्या है हमारे पास इस पॉइंट में, हायर रिटर्न्स ऑन इन्वेस्टमेंट्स। यही नहीं, इन्वेस्टमेंट्स पे जो रिटर्न्स हैं वो ज़्यादा जनरेट किए जा सकते हैं। वो कैसे होगा वो समझते हैं। इन्वेस्टिंग इन वुमेन एंड मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स थ्रू टारगेटेड बजट एलोकेशंस हैज बीन शोन इन यील्ड हाई रिटर्न्स। जब हम जो है बजट का हिस्सा फीमेल्स यानी कि वुमेन के ऊपर खर्चा करना चालू कर देंगे, या फिर बजट का जो एलोकेशन है वो हर एक समाज के तबके तक पहुंचेगा, हर एक पर्सन, हर एक ग्रुप के पास पहुंचेगा, तो इससे होगा क्या, हर एक ग्रुप जो है वो अपना लिविंग स्टैंडर्ड राइज करने की कोशिश करेगा। यही नहीं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट भी करेंगे, जिसके जरिए हम जो है वो कहीं ना कहीं उस इन्वेस्टमेंट का ज्यादा रिटर्न्स उठा सकते हैं। और यही नहीं, हमारी जो इकोनॉमी है वो भी क्या करेगी, फटाफट बूस्टअप करेगी। ठीक है, तो ये सब बेनिफिट कब होंगे, जब रिसोर्सेज, वेल्थ और बजट प्रॉपर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होगी लोगों के बीच में। अब यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, जेंडर बजटिंग शुड बी एन इकोनॉमिक प्रायोरिटी। जेंडर बजटिंग जो है ना, मतलब एक तरह से मैं समराइज कर रहा हूँ इन सारे पॉइंट्स को, तो जेंडर बजटिंग है वो क्या होना चाहिए, इकोनॉमिक प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब इकोनॉमिक प्रायोरिटी होना जरूरी है, क्यों, क्योंकि बिना इसको प्रायोरिटी में लेके आए हुए हम जो है डिस्ट्रीब्यूशन को प्रॉपर तरीके से एलोकेट नहीं कर सकते। फॉर गवर्नमेंट्स सीकिंग सस्टेनेबल ग्रोथ, ताकि हम जो है सस्टेनेबल ग्रोथ कर पाए। और यही नहीं, ग्रोथ भी हो तो सबकी ग्रोथ हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ कुछ पर्सन ग्रो कर रहे हैं, कुछ पर्सन अभी भी ग्रो नहीं कर पा रहे, या फिर अपनी जिस भी लेवल पे थे उससे और नीचे आते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, सस्टेनेबल ग्रोथ होनी चाहिए। शेयर्ड प्रोस्पेरिटी, ठीक है, जो प्रोस्पेरिटी है यानी कि जो भी बेनिफिट्स हैं, जो भी फायदे हैं वो सबको मिलने चाहिए। एंड फाइनेंशियल एफिशिएंसी होनी चाहिए। व्हेन पब्लिक फंड्स आर एलोकेटेड विद एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर एंड डाइवर्सिटी, जब हम पब्लिक फंड्स को एलोकेट करेंगे अंडरस्टैंडिंग ऑफ जेंडर के हिसाब से और डाइवर्सिटी के हिसाब से, द होल सोसाइटी बेनिफिट्स, तो इसका बेनिफिट सोसाइटी के हर एक तबके को मिलेगा, है ना, यानी कि सबको मिलेगा सोसाइटी के अंदर। तो हमारे पास अगला पार्ट क्या आता है, हाउ जेंडर बजटिंग प्रमोट्स इकोनॉमिक एफिशिएंसी। यानी कि जेंडर बजटिंग जब हम करते हैं तो उसकी वजह से इकोनॉमिक एफिशिएंसी किस तरीके से आती है, तो ये समझना चालू करते हैं। तो इसके भी कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, 4 पॉइंट है हमारे पास कि जेंडर बजटिंग इकोनॉमिक एफिशिएंसी कैसे लेके आता है। पहला पॉइंट क्या है, इंप्रूव्ड रिसोर्स एलोकेशन। सबसे पहला पॉइंट क्या आया कि रिसोर्स जो है वो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे लोगों के बीच में बटे हुए हैं। अब एक लॉजिक वाली बात ये होती है कि जब रिसोर्सेज सबको ही मिलेंगे, तो यानी कि सबको प्रॉपर फैसिलिटीज मिल रही हैं, सबको प्रॉपर अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं, ठीक है, सबको अच्छा सैनिटेशन मिल रहा है, अच्छा हेल्थ केयर सिस्टम मिल रहा है, इसकी वजह से कहीं ना कहीं सोसाइटी में हर एक पर्सन जो है वो अलग अलग एक्टिविटी और सोसाइटी के लिए अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन प्रोवाइड कर सकता है, अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन दे सकता है। क्यों, क्योंकि अब सबके पास प्रॉपर स्किल भी है, सबके पास प्रॉपर नॉलेज भी है, सब इकोनॉमी में पार्ट भी लेना चाहते हैं, है ना, और उन्हें हिस्सा मिल भी रहा है इकोनॉमी के अंदर। तो कहीं ना कहीं इकोनॉमी जो है ना वो तेजी से बूस्ट होना चालू हो जाएगी और कहीं ना कहीं हमारी इकोनॉमिक एफिशिएंसी जो है वो बढ़ जाएगी। तो वही चीज यहाँ पे है, अगर हम रिसोर्स एलोकेशन को इम्प्रूव करते हैं तो व्हेन गवर्नमेंट्स एलोकेट रिसोर्सेज, जब गवर्नमेंट एलोकेट करते रिसोर्सेज को एंड फंड्स को इन जेंडर सेंसिटिव मैनर, खासकर जेंडर सेंसिटिव मैनर में, तो इनइक्वालिटी तो खत्म होगी ही मैन और वुमेन के बीच में, जो इकोनॉमिक एफिशिएंसी वो भी क्या होगी, बढ़ेगी। दे कैन बेटर टारगेट सेक्टर्स एंड प्रोग्राम्स दैट बेनिफिट बोथ वुमेन एंड मेन, जिसका बेनिफिट वुमेन को भी मिलेगा और मेन को भी मिलेगा। तो ये हमारा हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, इंक्रीज्ड लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। यही नहीं, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन बढ़ेगा। अभी मैंने आपको समझाया, जब सबके पास प्रॉपर रिसोर्स होंगे, प्रॉपर एक अच्छी हेल्थ होगी, हेल्थ केयर सिस्टम होगा, फैसिलिटीज होंगी, एजुकेशन होगी, नॉलेज होगी, स्किल्स होंगी, तो भाई लोग काम क्यों नहीं करेंगे, तो लोग काम करेंगे, उन्हें काम मिलना भी चाहिए, अपॉर्चुनिटीज मिलनी भी चाहिए, तो लोग काम करेंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन क्या होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा। अब बात ये भी है कि अगर लेबर फोर्स बढ़ता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा, प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो हम कह सकते हैं कि हम जो है जो भी फर्दर प्रोडक्शन है उसको हम बाहर की कंट्रीज में एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, जिससे हम एक्स्ट्रा रिवेन्यू, फॉरेन एक्सचेंज, सारी चीजें जो है जनरेट कर सकते हैं, जिसका बेनिफिट किसको मिलेगा, इकोनॉमी को मिलेगा, लोगों को तो मिलेगा ही मिलेगा, क्योंकि लोग जब लेबर फोर्स जब राइज करेगा तो लोगों को इनकम मिलेगी, लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड राइज करेगा, यानी कि हम अपनी कंट्री के इकोनॉमिक सिस्टम को हर तरीके से बेहतर बना सकते हैं। तो ये हमारे पास है दूसरा पॉइंट, इंक्रीज लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन। जेंडर बजटिंग फंड्स इनिशिएटिव, तो जो जेंडर बजटिंग होता है वो कहीं ना कहीं इनिशिएटिव्स लेके आता है, लाइक अफोर्डेबल चाइल्ड केयर, एक अफोर्डेबल चाइल्ड केयर होगा, बच्चों का ध्यान प्रॉपर तरीके से रखा जाएगा। पेरेंटल लीव यानी कि जब कोई पर्सन या फिर खासकर जब कोई फीमेल
मान लो पेरेंट्स बनने वाली हैं या फिर कुछ भी, ठीक है, तो उस टाइम पे जो है ना उन्हें लीव्स मिलेंगी ताकि अपने बच्चों का ध्यान रख सके, ठीक है। इससे कि हमारे देश में सिस्टम है भी है कि अगर आप देखो, अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हो चाहे प्राइवेट सेक्टर में हो, अगर कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो उसे उस टाइम पे छुट्टीज पे भेज दिया जाता है कि आपको जो है ना किसी भी तरह का कोई भी हार्ड वर्क नहीं करना है, आपको आराम करना है, ताकि जो चाइल्ड है उसकी नरिशमेंट प्रॉपर तरीके से हो पाए, है ना। और कुछ टाइम उसकी ग्रोथ के लिए भी कि जब वो हो जाएगा, ठीक है, यानी कि जब डिलीवरी हो जाएगी तो कुछ टाइम आपको और मिलेगा उसका ध्यान रखने के लिए। उसके बाद आप वापस जॉब को ज्वाइन कर सकते हो, और ये नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी, सैलरी मिलेगी उस टाइम पे। और ये जो चीज़ है वो सिर्फ गवर्नमेंट सेक्टर के लिए नहीं है, प्राइवेट सेक्टर के लिए भी उस टाइम पे भी सैलरी जो है उन्हें बेसिक जो भी उनको सैलरी मिलती है वो पे की जाएगी लीव के बावजूद भी। एंड स्किल्स ट्रेनिंग फॉर वुमेन, और यही नहीं, वुमेन्स के लिए जो है ना स्किल ट्रेनिंग सेंटर भी होने चाहिए जहाँ पे वुमेन जो है वो नई नई स्किल्स को अप्लाई करके कहीं ना कहीं अपना कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं इकोनॉमी की तरफ। तो सच प्रोग्राम्स मेक इट ईजियर फॉर वुमेन टू जॉइन एंड रिमेन इन द लेबर फोर्स। तो इस तरीके से जो ऐसे प्रोग्राम्स हैं वो कहीं ना कहीं वुमेन के लिए ईजी बनाते हैं वो उनका लेबर फोर्स में काम करना, ठीक है, विच एक्सपेंड्स द पूल ऑफ अवेलेबल टैलेंट। तो कहीं ना कहीं जो टैलेंट हम लोग यूज नहीं कर पा रहे थे इकोनॉमी के अंदर, अब वो यूज करेंगे तो सिंपल सी बात है जो हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ है वो और तेजी से होनी शुरू हो जाएगी, इनकी बूस्ट करना शुरू कर देगी। तो ये हमारे पास एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आया। अब तीसरा पॉइंट क्या आता है, मल्टीप्लायर इफेक्ट। अब ये मल्टीप्लायर इफेक्ट ये होता है कि हम लोग नहीं बोलते कि जब हम एक लड़की को पढ़ाते हैं, एक बेटी को पढ़ाते हैं, ठीक है, या फिर किसी भी फीमेल को पढ़ाते हैं तो हम कहीं ना कहीं उसकी पूरी फैमिली को पढ़ा रहे होते हैं। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जब एक मैन पढ़ता है, एक बॉय पढ़ता है तो जनरली करता क्या है, अपनी स्किल्स के वजह से बाहर जॉब करता है, फैमिली के लिए उतना टाइम नहीं निकाल पाता, लेकिन यानी कि वो उसका पूरा दिमाग कहाँ रहता है, कंपनी की ग्रोथ में। लेकिन जब एक फीमेल पढ़ती है, एक लड़की पढ़ती है, तो कहीं ना कहीं अपने फैमिली की नरिशमेंट का ध्यान रखती है, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार सिखाती है, अपने बच्चों की एजुकेशन पर ध्यान देती है। तो जिस तरीके से कहीं ना कहीं जब एक फीमेल पढ़ती है तो उसके रिटर्न जो है ना मल्टीपल रिटर्न आते हैं, उसी के लिए ये वर्ड यूज किया गया है मल्टीप्लायर इफेक्ट। तो व्हेन वुमेन कंट्रोल मोर ऑफ हाउस इनकम, जब वुमेन के पास ज्यादातर हाउस होल्ड इनकम होती है, दे टेंड टू स्पेंड मोर ऑफ इट, तो वो ज्यादा खर्चा भी करना चाहती है, मोर ऑफ इट ऑन फूड, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर फॉर देयर फैमिलीज एंड कम्युनिटी, अपनी फैमिली के लिए और अपनी कम्युनिटीज के लिए भी। मल्टीप्लायर इफेक्ट मींस दैट फॉर एवरी डॉलर इन्वेस्टेड इन वुमेन, कि जब हम वुमेन में एक भी डॉलर इन्वेस्ट करते हैं अप टू $9 आर जनरेटेड इन सोशल लैंड इकोनॉमिक रिटर्न्स। तो रिटर्न्स जो है ना $9 के, यानी 9 टाइम्स मान लो आपने $1 इन्वेस्ट किया, $9 आपको बदले में क्या हो गए, मिल गए। तो ये होता है रिटर्न जनरेट करना जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी भी फीमेल के ऊपर, किसी भी वुमेन के ऊपर। तो इसी को मैं क्या बोल के चलते हैं, मल्टीप्लायर इफेक्ट बोल के चलते हैं। फोर्थ में पॉइंट क्या आता है, इंप्रूव्ड गवर्नेंस। अब गवर्नेंस भी इंप्रूव होगा, वो कैसे, अ गवर्नमेंट दैट एक्टिवली एंगेजेस इन जेंडर बजटिंग। जब एक जो गवर्नमेंट होती है वो एक्टिवली ध्यान देती है कि जेंडर बजटिंग पे, कि भाई सबको रिसोर्सेज में ना बराबर हिस्सा मिलना चाहिए। डेमोन्स्ट्रेट अ कमिटमेंट टू ट्रांसपेरेंसी, तो उनकी कमिटमेंट होती है ट्रांसपेरेंसी की तरफ, कि भाई हम जो भी इनकम एलोकेट कर रहे हैं वो सब आप लोगों के सामने है, लोगों को पता लगना चाहिए कि उनकी जो टैक्स भरा हुआ पैसा है, जो गवर्नमेंट का रेवेन्यू बनता है, वो गवर्नमेंट बजट में कहां कहां पे खर्च कर रही है। फुल्ली ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए मेरा, और वैसे ही मानना है। आधा करप्शन तो यूं ही हो जाता है कि गवर्नमेंट पैसा देती तो जरूर है, लेकिन वो पैसा रिश्वत में इतनी जगह बढ़ जाता है कि वो रियलिटी में बहुत कम यूज हो पाता है उस काम के लिए जिस काम के लिए पैसा एलोकेट किया गया था। इसलिए हर एक टाइम जो है ना ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है। अब जैसे गवर्नमेंट ने हमारे आधार कार्ड्स को, पैन कार्ड को बैंक से लिंक करवा रखा है ताकि लोगों के बारे में पता रहे कि लोग पैसा कहाँ कहाँ से आ रहा है, लोगों के पास कहाँ कहाँ वो खर्च कर रहे हैं, कौन कौन सी प्रॉपर्टीज ले रहे हैं, हर जगह हमारी डॉक्यूमेंट्स यूज हो रहे हैं। तो ऐसा गवर्नमेंट के साथ क्यों नहीं किया जा सकता। मानता हूँ कुछ फील्ड्स जो है ना वो होती है क्या बोलते हैं उसे, इंग्लिश का वर्ड दिया, कॉन्फिडेंशियल, सॉरी, कुछ फील्ड्स कॉन्फिडेंशियल है, आप डिफेंस सेक्टर के बारे में नहीं बता सकते। कुछ चीजें और भी हैं, रॉ, IB, CBI, ये चीजें जो आप नहीं बता सकते। लेकिन कुछ फील्ड्स तो ऐसी हैं जो जहां पे आप लोगों के लिए काम कर रहे हो, सड़कें बनाने में, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करवाने में, तो वहां पे फुल ट्रांसपेरेंसी होनी बहुत जरूरी है ताकि लोगों को पता लगे भाई कि हमारा जो टैक्स का पैसा जा रहा है वो सिर्फ खर्च कहाँ हो रहा है, पब्लिक फैसिलिटीज कुछ मिल नहीं रही, इतना पैसा चाहता कहाँ है। टैक्स में तो आप हर जगह से टैक्स वसूलना चालू करके बैठे हो आप, ठीक है, मूवीज पे टैक्स, एजुकेशन पे टैक्स, हर एक बेसिक नेसेसिटी पे टैक्स, हर जगह टैक्स तो लग ही रहा है। जीएसटी तो हर जगह लग रहा है, मानता हूँ इनकम टैक्स सब नहीं भरे पर जीएसटी तो सब भर रहे हैं, बच्चे से लेके बूढ़े तक जो भी कुछ भी कंजप्शन करता है उस पर सब पे जीएसटी लगा हुआ है। तो फिर उसका बेनिफिट कहाँ है,
तो वो जो है ना ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है ना जब टैक्स अपने अमाउंट को क्या करती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, तो वहाँ पे कमिटमेंट रखती है ट्रांसपेरेंसी की, हम बताएंगे कि कहाँ कहाँ पे कितना कितना पैसा खर्च हुआ है। अकाउंटेबिलिटी, जिम्मेवारी बनती है गवर्नमेंट की कि बताए उस पैसे का यूज कैसे कैसे किया गया है, ठीक है, और सही तरीके से यूज हो पा रहा है या नहीं यूज पा रहा, और फेयरनेस रखे लोगों के बीच में। यूं ना कि कागजों में कुछ और लिखा हुआ है, पॉलिसी कुछ और लेके आई, लेकिन इंप्लीमेंटेशन के टाइम में पता लगा कुछ इंप्लीमेंट ही नहीं हुआ। तो सिर्फ कागजों पे स्कीम्स लाने से कुछ नहीं होगा, उसे रियलिटी में भी लेके, यानी कि एग्जीक्यूशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, तो एग्जीक्यूशन भी होते हुए दिखाना पड़ेगा। तो ये सब हमारे पास जो है ना, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आए किसके, बजट, सॉरी जेंडर बजट के, ठीक है। तो ये हमारे पास एक टॉपिक था जेंडर रिस्पॉन्सिव बजट का। तो ये हमने यहाँ पे ऑलमोस्ट फिनिश कर लिया है। कुछ कंसेप्ट अभी और चैप्टर के, अभी तो वैसे इन्वायरमेंट भी बाकी है, क्योंकि यहाँ पे जेंडर की बात भी करनी थी और इन्वायरमेंट की बात भी करनी थी। तो इन्वायरमेंट तो अभी पूरा का पूरा बाकी है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। अभी चैप्टर फिनिश नहीं हुआ है, अब हम बात करेंगे अगले टॉपिक की आने वाली वीडियो में। और अगर भाई वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक के बिना मत जाना, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना ऐसी वीडियोस के लिए। उन बच्चों में शेयर भी कर देना जिन बच्चों का एग्जाम होने वाला हो सेम सब्जेक्ट का, ठीक है। और जिन बच्चों को नोट्स परचेज करने हैं वो इस नंबर पे जाके नोट्स ले सकते हैं। फिर भी कोई भी दिक्कत लगे, कोई भी सजेशन लगे, ठीक है, कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। मैं अपकमिंग वीडियोस में उन क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। टॉपिक्स को लेके भी और वैसे भी कोई सजेशन हो तो मुझे बता जरूर सकते हैं। अब जिसको जो उतारना उतार सकते हैं, मटराम बोर्ड के सामने से।